एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर साथ कार्यशाला में आपका स्वागत है दोस्तों। करंट अफेयर्स के सेट में नवंबर महीने के पार्ट 4 में 23 से 30 नवंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। रियल टाइम में डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @RSLM में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है। बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ल्यूक फ्रीडेन को हाल ही में कहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया? तो हाल ही में ल्यूक फ्रीडेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री चुना गया है। इसके साथ याद रखना है, अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में जेवियर माइली को चुना गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री हाल ही में पेट्रो संचेज चुने गए हैं। और मालदीव के राष्ट्रपति हाल ही में मोहम्मद मोइजू चुने गए हैं। और मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू वो अभी बहुत चर्चा में है, इसलिए इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, किसने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती? तो हाल ही में पंकज अडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराकर 26वीं बार विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप जीती है। इसके साथ इन सब के बारे में याद रखना है। रुपेश शाह, ध्रुव सीतलवार, सौरभ कोठारी, पंकज अडवाणी, ये चारों जो है वो बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि ये सब किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं? तो याद रखना है ये सब बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, इंस्यूटेक कंपनी एक्को ने ग्राहकों की आवाज़ के तौर पे किसके साथ समझौता किया है? तो इसने समझौता किया है आर माधवन के साथ। तो इंस्यूटेक ये क्या होता है? तो इंस्यूटेक होता है मतलब इंश्योरेंस की कंपनी जो टेक्निकल रूप से यूज की जाती है। जैसे पेटेक होता है तो उसी तरह से इंस्यूटेक होता है। तो इंस्यूटेक यानी कि इंश्योरेंस से संबंधित है एक कंपनी एक्को। इसने आर माधवन के साथ हाल ही में समझौता किया है ग्राहकों की आवाज़ के तौर पर। इसके साथ याद रखना है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। मोहम्मद शमी को पूमा ने अपना, और कैटरीना कैफ को रेडो की जो घड़ी आती है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। और आर माधवन, इनके बारे में एक और बात याद रखना है, हाल ही में फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आर माधवन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड अर्थात DPIIT के अनुसार खासकर कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम, ऑटो और फार्मा के कारण वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई है 24%। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसमें जो कमी दर्ज की गई, तो ये सब जो डाटा है ये किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी कि DPIIT। तो DPIIT का फुल फॉर्म भी याद रखना है। नेक्स्ट, कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया द्वारा 2013 में साहित्यों के लिए स्थापित धाहन पुरस्कार से पंजाबी साहित्य भूख योंद दा लेंदी है के लिए सम्मानित होने वाली पहली लेखिका कौन बनी? तो ये बनी है दीप्ति बबूता। तो ये ध्यान रखना है कि कनाडा इंडिया एजुकेशन सोसाइटी और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया, इन दोनों के द्वारा एक पुरस्कार शुरू की गई थी 2013 में। इस पुरस्कार का नाम है धाहन पुरस्कार। तो इस बार ये जो सम्मान दिया गया है पहली बार पंजाबी साहित्य के लिए दिया है। और पंजाबी साहित्य जिसका नाम है भूख योंदा लेंदा है, तो ये दीप्ति बबूता की रचना है और इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके साथ सलमान रुश्दी, इन्हें हाल ही में पहली बार लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड शुरू की गई। तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड जो है ये अभी शुरू ही हुए 2023 में, और इस सम्मान से सलमान रुश्दी को सम्मानित किया गया है। गणेश पुथुर, इन्हें हाल ही में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और
पेरुमल मुरुगन, इनके बारे में याद रखना है। पेरुमल मुरुगन को हाल ही में जेसीबी साहित्य का जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार से पेरुमल मुरुगन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट की स्थापना हाल ही में कहाँ की गई? तो ये की गई है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में। नेक्स्ट, इंडिया यूके इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन कैपेबिलिटी पार्टनरशिप बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो हाल ही में इसका आयोजन जो किया गया है ये नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट, फिशर्समैन्स लॉटरी के नाम से प्रसिद्ध घोल फिश को किस राज्य का राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो ये किया गया गुजरात का राजकीय मछली। तो ये ध्यान रखना है, घोल फिश जिसे फिशरमैन्स लॉटरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे हाल ही में गुजरात ने राजकीय मछली घोषित किया गया है। इसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉल्फिन को राजकीय जलीय पक्षी घोषित किया है। और तमिलनाडु के बारे में भी याद रखें, तमिलनाडु के द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू की गई और प्रोजेक्ट ये जो नीलगिरी तहर है यह तमिलनाडु की राजकीय पशु है। नेक्स्ट, फाइनेंस सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो अर्थात FSIB के रिकमेंडेशन पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने किन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 प्रबंध निदेशकों में से एक हाल ही में नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया गया है विनय टोन्स को। तो इस क्वेश्चन में इस सब बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले ध्यान रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। तो उनमें से एक जिनका नाम है विनय टोन्स, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो इनकी नियुक्ति कौन करती है? तो इनकी नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा। और इन्हें सजेशन कौन देती है? तो इन्हें सजेशन देती है FSIB ये अर्थात फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो। तो इसके द्वारा सजेशन दिया जाता है और इसके आधार पर इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ याद रखना है दिनेश कुमार खाड़ा के बारे में। वर्तमान में दिनेश कुमार खाड़ा जो है वो SBI के अध्यक्ष हैं। स्वामीनाथन जानकीरमन ये जो है ये RBI के डिप्टी गवर्नर हाल ही में बने हैं। और पहले जैसे कि SBI के जो 4 प्रबंध निदेशक होते हैं, तो स्वामीनाथन जानकीरमन जो है वो SBI के 4 प्रबंध निदेशकों में से एक थे, लेकिन इन्हें अभी RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और इन्हीं का स्थान जब खाली हुआ था तो विनय टोन्स को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। इसके साथ भानु प्रताप शर्मा, इनके बारे में याद रखना है। ये जैसे FSIB की जो बात की, तो इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ये भानु प्रताप शर्मा है। तो ये भी कभी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में FSIB के अध्यक्ष कौन है? तो ये है भानु प्रताप शर्मा। और इनका काम क्या होता है, यानी कि FSIB का काम क्या होता है? तो जो भी बैंकिंग सेक्टर होते हैं तो उसमें जो प्रमुख जो उसके हेड्स होते हैं उनकी नियुक्ति का काम जो होता है तो इन्हीं के सजेशन पर किया जाता है। नेक्स्ट, 19 जनवरी से आयोजित होने वाली अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। एक्चुअली इसका आयोजन किया जाना था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका को हाल ही में सस्पेंड कर दिया गया है और इसे दक्षिण अफ्रीका में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसका यानी कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। इसका जो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती मैच जो होगा, पहला मैच वो भारत और बांग्लादेश के बीच, ये पूछा नहीं जाए लेकिन जानकारी रखना है। तो ये ध्यान रखना है कि अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इसका आयोजन जो किया जाएगा 19 जनवरी से किया जाएगा और ये किया जाएगा दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, खासकर तमिलनाडु को प्रभावित करने वाली हिंद महासागर में आई मिचोंग साइक्लोन का नाम किसके द्वारा दिया गया है? जिसका अर्थ है ताकत और लचीलापन अर्थात स्ट्रेंथ एंड
रेजिलियंस। तो इसका जो नाम दिया गया है ये दिया गया है म्यांमार के द्वारा। तो जैसा कि आपको पता है जो किसी भी कहीं भी जो साइक्लोन आती है तो उसका नामकरण किया जाता है और ये किसी खास देश के द्वारा किया जाता है। तो क्या एक प्रोसेस होता है और वो अल्फ़ाबेट के नाम पर, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं उसके नाम पर, और उसके साथ साथ मेल और फीमेल, कभी मतलब एक बार मेल का नाम दिया जाता है, दूसरी बार फीमेल का नाम दिया जाता है। तो इस तरह से उसका नाम दिया जाता है अलग अलग कंट्रियों के द्वारा। तो यह जो मिचोंग साइक्लोन अभी आया है तो उसका नाम जो दिया गया है म्यांमार के द्वारा दिया गया है। और यह मिचोंग साइक्लोन जो है कहाँ आया है तो ये हिंद महासागर में आया है। हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में आया है और यह खासकर भारत में तमिलनाडु को प्रभावित किया है। और यह इसका कुछ अर्थ होता है, जैसे मिचोंग है तो वो स्थानीय यानी कि म्यांमार के लैंग्वेज में इसका यूज किया गया है और उसका अर्थ क्या होता है, ताकत और लचीलापन, अर्थात स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। इसके साथ याद रखना है हाल ही में मालदीव्स के द्वारा एक मिथिली साइक्लोन का नाम दिया गया था। मिथिली साइक्लोन का नाम दिया गया था मालदीव्स के द्वारा। और हामून साइक्लोन आया था, उसका नाम दिया गया है ईरान के द्वारा। तो इन सब के बारे में भी पूछा जा सकता है। हाल ही में भी बहुत सारे साइक्लोन आए हैं तो उन सब का नाम पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। तो यह ध्यान रखना है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया और यह खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा किया गया। और उसका शुभंकर क्या बनाया गया ये भी पूछा जा सकता है। तो शुभंकर बनाया गया है उज्ज्वला को, ठीक है, उज्ज्वला, ये इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर कौन है? तो ये उज्ज्वला है। इसके साथ याद रखना है हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया गया था वो गोवा में किया गया था। तो इसके बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज नदी में परमाणु संख्या 73 वाले किस दुर्लभ धातु की खोज की है? तो ये किया गया टेंटेलम का खोज किया गया है और इसका परमाणु संख्या 73 होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस दुर्लभ धातु की खोज की गई है भारत में? तो ये टेंटेलम की खोज की गई है सतलज नदी में और ये IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं के द्वारा खोज की गई है और इसका परमाणु संख्या 73 होती है। नेक्स्ट, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद जो 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इस बार, यानी कि ऑस्ट्र हिंद 2023 का आयोजन जो किया जाएगा इस बार ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। इसके साथ याद रखना है ब्रिटेन में हाल ही में कैम्ब्रियन पेट्रोल का आयोजन किया गया था और इस कैम्ब्रियन पेट्रोल में बहुत सारे देशों ने भाग लिया था और इसमें भारत की जो गोरखा रेजिमेंट है उसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ नेपाल के बारे में याद रखना है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है। सूर्य किरण, तो ये ध्यान रखना है कि सूर्य किरण एक्सरसाइज का आयोजन किसके बीच की जाती है? तो ये भारत और नेपाल के बीच की जाती है। और इस बार इसका जो आयोजन किया गया है भारत में, भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट, आर्म्ड फोर्सेस ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये बन गई कर्नल सुनीता। इसके साथ रश्मि शुक्ला के बारे में याद रखना है, हाल ही में से इन्हें महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें यूनाइटेड नेशन पैनल ऑफ ऑडिटर के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो UN पैनल ऑफ ऑडिटर के उपाध्यक्ष के पद पर भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसके साथ सारंग देव के बारे में याद रखना है, इन्हें हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के TV सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। अरिंदम बागची, इन्हें यूनाइटेड नेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और अजय कुमार, इन्हें हाल ही में USISPP के सलाहकार में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मिशन द्वारा आसियान भारत
बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है जकार्ता में। नेक्स्ट, पशुधन और दुग्ध उत्पादन के लिए गुवाहाटी में आयोजित सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय गोरत्न पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने किन्हें प्रदान किया? तो यह प्रदान किया गया है इसको पलप्पी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वायनाड केरल में है, तो इसे प्रदान किया गया है। तो यह ध्यान रखना है कि जो पशुधन और दूध उत्पादन के क्षेत्र में जो कार्य करते हैं तो उन्हें सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार शुरू किया गया है। और इस बार इसका आयोजन जो किया गया है ये कहाँ किया गया है? ये असम के गुवाहाटी में किया गया है। ठीक है, असम के गुवाहाटी में किया गया है। और इसका पुरस्कार जो इस बार प्रदान किया गया है पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा प्रदान किया गया है। और यह प्रदान किया गया है वायनाड के पलप्पी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को। और ये राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन के अवसर पर दिया जाता है। तो यह भी ध्यान रखना है राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को। लेकिन कहीं कहीं पर ये जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन दिवस जो है वो 11 जनवरी भी देखा जाता है। तो ये आप चेक कर लेना 26 नवंबर होता है या फिर 11 नवंबर। और बाकी इन सब के बारे में भी याद रखना, ये सभी वायनाड के ही दुग्ध उत्पादन संस्थान है और ये बहुत फेमस है। नेक्स्ट, दाऊदी बोरा समुदाय के प्रमुख जो पाकिस्तान की सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान पाने वाले चौथे भारतीय बने, तो उनका नाम है एस.एम. सैफुद्दीन। तो यह ध्यान रखना है एस.एम. सैफुद्दीन कौन है? तो ये मुंबई स्थित दाऊदी बोरा समुदाय के प्रमुख हैं और इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। तो पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? निशान-ए-पाकिस्तान। इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, दिलीप कुमार और एक और है पॉलिटिशियन है अली शाह गिलानी। ठीक है, यहाँ पे अली शाह गिलानी है, तो इन्हें भी यह प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, किस देश ने भारत में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा भारत में अपना दूतावास बंद करने की घोषणा की गई है। इसके साथ कनाडा के बारे में, कनाडा से अभी भारत के बहुत सारे खराब रिश्ते चल रहे हैं और बीच में जो है ई वीज़ा की सुविधा बंद कर दी गई थी। लेकिन यह ध्यान रखना है कि ई वीज़ा की सुविधा भारत और कनाडा के बीच जो ई वीज़ा की सुविधा थी उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। इसके साथ याद रखना है उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपना दूतावास जो उसका नेपाल में था उसे बंद कर दिया है। और जो उत्तर कोरिया का भारत में दूतावास है वही दूतावास नेपाल के कार्यों को देखेगी। तो यह भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नॉर्डिक बाल्टिक 8 यानी कि NB8 जिसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन आते हैं के साथ तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2020 से शुरू इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। नॉर्डिक बाल्टिक 8, ठीक है, नॉर्डिक बाल्टिक 8 यानी कि NB8। तो नॉर्डिक बाल्टिक जो कंट्रीज होती है उसमें 8 देश आते हैं, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन। तो इनके साथ तकनीकी संबंधों को बढ़ावा देने के लिए 2020 से शुरू इंडिया नॉर्डिक बाल्टिक बिजनेस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हाल ही में किया गया है और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्डिक देशों में कौन कौन से देश आते हैं और इसके साथ खासकर टेक्निकल संबंधों के लिए ये किया जाता है। नेक्स्ट, 2024 में रूस की अध्यक्षता वाली ब्रिक्स की सदस्यता के लिए हाल ही में आधिकारिक रूप से किसने आवेदन दिया है? तो ये आवेदन दिया गया पाकिस्तान के द्वारा। इसके साथ है ब्रिक्स के बारे में याद रखना है। ब्रिक्स की जो स्थापना हुई थी
तो ब्रिक्स में पहले 4 कंट्री थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में उसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ा गया था। अभी हाल ही में ब्रिक्स का जो बैठक हुआ था, तो उस बैठक में जो 2023 में दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था, उसमें अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, इन सबको भी ब्रिक्स का सदस्य बनाया गया था। और 2024 में रूस की अध्यक्षता में इसकी ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, रूस की अध्यक्षता में। और उसमें पार्टिसिपेट करने की, उसमें भागीदारी के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया है, यानी कि अब ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो यह भी ध्यान रखना है कि 2024 में ब्रिक्स की जो अध्यक्षता दी गई है, ये रूस को प्रदान की गई है। नेक्स्ट, खासकर प्राथमिक विद्यालय के लगभग 25 लाख शैक्षणिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए किस राज्य सरकार ने मिशन दक्ष शुरू किया है? तो ये शुरू किए गए हैं बिहार के द्वारा। तो ध्यान रखना है, मिशन दक्ष ये बिहार में शुरू किया गया है। और ये जैसे क्लास खास करके मतलब प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, 1 से 5 तक के जो बच्चे होते हैं, तो ये देखा गया है कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें ठीक से पढ़ना और लिखना भी नहीं आता है। तो इनको सक्षम बनाने के लिए मिशन दक्ष शुरू की गई है। नेक्स्ट, गोवा सरकार की CM केयर्स अर्थात चीफ मिनिस्टर कोडिंग एंड रोबोटिक एजुकेशन इन स्कूल से प्रभावित होकर हाल में किस राज्य ने गोवा के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो गोवा सरकार ने क्या शुरू किया है? अपने क्लास 8 तक के बच्चों को, खास करके क्लास 8 तक के 8 या 10 तक के बच्चों को क्या है कि CM केयर स्कीम शुरू किया है। तो CM केयर स्कीम क्या होता है? तो चीफ मिनिस्टर्स कोडिंग एंड रोबोटिक एजुकेशन इन स्कूल, यानी कि सरकारी स्कूल में कोडिंग एंड रोबोटिक एजुकेशन शुरू की जाएगी। तो उसके लिए गोवा सरकार की ये योजना है। तो इसी से प्रभावित होकर हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक MOU पर हस्ताक्षर किया है गोवा के साथ, ताकि उत्तर प्रदेश के बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी जाए। इसके साथ उड़ीसा और राजस्थान भी इसमें शामिल थे। ये लोग भी इसके साथ मतलब इससे प्रभावित हैं। नेक्स्ट, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन अर्थात ISO का मुख्यालय लंदन में आयोजित 63वीं काउंसिल मीटिंग में वर्ष 2024 के लिए विश्व के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक तथा सबसे बड़े चीनी उपभोक्ता को इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई। तो यह अध्यक्षता किसे प्रदान की गई है? तो अपने देश भारत को प्रदान की गई। तो याद रखना है ISO अर्थात इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। और यहीं पर अभी 63वीं काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया था, और इसी में भारत को वर्ष 2024 के लिए इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई है। और भारत जो है वर्तमान में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता और चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, और चीनी का पहला यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो वो चीन है। नेक्स्ट, अनीस शाह को हाल ही में किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अनीस शाह को फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अनीस शाह कौन है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के CEO है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अनीस शाह वर्तमान में कौन है? महिंद्रा एंड महिंद्रा के CEO हैं। वर्तमान में ये UK इन्वेस्टमेंट काउंसिल के मेंबर भी हैं, और वर्तमान में ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऑटोमोटिव गवर्नर्स काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। तो ये सब पद पर ये आसीन है, और हाल ही में इन्हें फिक्की अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, मीराबाई जन्मोत्सव के अवसर पर मथुरा में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो ये उनकी 525वीं जयंती पे 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित
यूरोपियन योगा चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता। ये किस देश का प्रतिनिधित्व किए थे? तो इन्होंने ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किए थे। तो ये ध्यान रखना है, इस इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसके द्वारा हाल ही में यूरोपियन योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इसमें ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किया था भारतीय मूल के ईश्वर शर्मा ने, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब ये भी ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन ये कहाँ है? तो ये है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है इंटरनेशनल योगा स्पोर्ट्स फेडरेशन। और इस बार जो यूरोपियन योगा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया तो कहाँ किया गया? तो स्वीडन में किया गया। तो ये सब इतना पूछा नहीं जा सकता, इस सिर्फ याद रखना है ईश्वर शर्मा जो है वो गोल्ड मेडल जीते थे और भारतीय मूल के और ब्रिटेन की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार पेरू का ग्लेशियर जो पानी के रूप में जमा है का अधिकांश भाग समाप्त हो गया है। ये लगभग कितना प्रतिशत समाप्त हो चुका है? तो लगभग आधा से ज़्यादा अर्थात 56% समाप्त हो चुका है। और यह माना जाता है कि पेरू में जो ग्लेशियर है वह ग्लेशियर पूरे विश्व का 68% भाग है। ठीक है, 68%, यानी पूरे विश्व का जो ग्लेशियर है उसका 68% जो है वो कहाँ है? वो पेरू में है। इसमें थोड़ा सा यह पूछा, ये जो विश्व का ट्रॉपिकल ग्लेशियर का 68% जो है वो पेरू में है। तो ये थोड़ा स्पष्ट करके रखना है। नेक्स्ट, किस देश ने सोशल मीडिया के लिए सख्त आयु सत्यापन के साथ माता पिता की सहमति की योजना भी बनाई है? तो ये अपने देश भारत के द्वारा बनाई गई। अभी जैसे फेसबुक, ट्विटर, इस सब पे जो अकाउंट खुलते हैं तो इसमें सख्त आयु सत्यापन की व्यवस्था की, यानी कि बिना आयु सत्यापन के इस पे अकाउंट नहीं खोला जाएगा और इसके साथ इसमें माता पिता की सहमति की भी आवश्यकता होगी। ये खासकर बच्चों के लिए ऐसा योजना बनाया गया है। नेक्स्ट, आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो हाल में अग्नि पहल शुरू की गई है आयुर्वेद चिकित्सकों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए। तो अग्नि क्या है? तो अग्नि है, अग्नि का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव ये शुरू की गई है और ये जो शुरू की गई है ये CCRS के द्वारा शुरू की गई है। CCRS क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद साइंस। नेक्स्ट, हाल में भारत और किस देश के बीच वार्षिक डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में की गई? तो ये की गई है भारत और ब्रिटेन के बीच। ठीक है, भारत और ब्रिटेन के बीच वार्षिक जो हर वर्ष होती है डिफेंस कंसल्टेटिव ग्रुप मीटिंग का आयोजन नई दिल्ली में की गई है। इसके साथ हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके लिस्ट का आदान प्रदान भी किया गया है। इसके साथ ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका इसके बीच साथ भारत और इन तीनों देशों के बीच 2+2 वार्ता का भी आयोजन किया जाता है। तो 2+2 वार्ता क्या होता है? तो दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च अर्थात IISR ने काली मिर्च की एक नई प्रजाति विकसित की है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है चंद्रा। ठीक है, तो चंद्रा एक काली मिर्च की नई प्रजाति है और इसका नाम IISR के द्वारा रखा गया है। जो और एक नई काली मिर्च की प्रजाति विकसित की गई है जो ज़्यादा उत्पादन करने में सक्षम है। उज्ज्वला ऊपर बताया गया है। उज्ज्वला क्या है? तो अभी पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो आयोजन किया गया उसका शुभंकर उज्ज्वला को बनाया गया है। नेक्स्ट, किस मंत्रालय की पहल से एक भारत श्रेष्ठ भारत की युवा संगमम के तीसरे चरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विद्यार्थी द्वारा पश्चिम बंगाल की यात्रा की गई? तो इसका आयोजन जो किया गया ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। तो ये ध्यान रखना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इसके अंतर्गत अभी युवा संगम का जो आयोजन किया गया है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। नेक्स्ट,
2023 के लिए उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए अंग्रेजी रचना के लिए दिया जाने वाला बुकर पुरस्कार का 50,000 यूरो का पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है पॉल लिंच को। तो याद रखना है, इस बार 2023 का जो बुकर पुरस्कार दिया गया है ये पॉल लिंच को प्रदान किया गया, उनकी रचना प्रोफेट सॉन्ग्स के लिए। यह ध्यान रखना है कि जो बुकर पुरस्कार दिया जाता है वो अंग्रेजी रचना के लिए दी जाती है और इसकी जो पुरस्कार राशि होती है ये 50,000 यूरो होती है। इसके साथ चेतना मारू के बारे में याद रखना है। चेतना मारू जो भारतीय मूल के हैं, तो इन्हें भी इस बार बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। ठीक है, नामित किया गया था। उनकी रचना है वेस्टर्न लैंड, उसके लिए उन्हें नामित किया गया था, लेकिन उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिला। इसके साथ मारिया स्टेपनोवा के बारे में याद रखना है। हाल ही में इनकी एक रचना गर्ल विदाउट क्लॉथ, इसके लिए इन्हें लिपजिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंदिनी दास, इनकी रचना है कोर्टिंग इंडिया, इसके लिए इन्हें ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, 47 वर्षों के इतिहास में टेनिस का विश्व कप, डेविस कप जीतने वाली पहली टीम कौन बने? तो ये टीम बनी है इटली, यानी कि इटली पहली बार डेविस कप जीती है। इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये डेविस कप जीता है। नेक्स्ट, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी कि NAAC नैक ने हाल में किसे A++ ग्रेडिंग प्रदान की? तो ये उत्तर प्रदेश का एक है छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कानपुर में, उसे हाल ही में A++ ग्रेडिंग प्रदान की गई है। इसके साथ ये जो दोनों है लखनऊ विश्वविद्यालय और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, इन दोनों को भी A++ ग्रेडिंग प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के दामोह जिला में देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है, ऐसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व पहले से थी, लेकिन अभी क्या है कि दामोह जिला में एक और है नोरादेही सेंचुरी। तो नोरादेही सेंचुरी और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, इन दोनों को मिला दिया गया है। इसके कारण ये क्या हो गया कि मध्य प्रदेश का जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है यह देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। इसके साथ महादेवी टाइगर रिजर्व, ये ध्यान रखना है, यह भी चर्चा में है क्योंकि ये गोवा में है और ये देश का 55वां टाइगर रिजर्व बनने वाली है। ठीक है, अभी बनी नहीं है, बनने वाली है। इसमें थोड़ा चल रहा था, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, लेकिन राज्य सरकार नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन अभी बनने वाला है। और कैमूर टाइगर रिजर्व, ये अभी बिहार में बनाए जाने की बात चल रही है। नेक्स्ट, गैर व्यापारिक उद्देश्यों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग करने वाले हैम रेडियो ऑपरेटर को बढ़ावा देने के लिए हैम फेस्ट इंडिया 2023 का उद्घाटन संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने कहाँ किया? तो इसका उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद में। तो अभी सिंपल ये याद रखना है कि हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो किया गया है अहमदाबाद में किया गया। तो हैम फेस्ट क्या होता है? तो हैम फेस्ट जो होता है हैम रेडियो ऑपरेटर को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और हैम रेडियो ऑपरेटर क्या होता है? तो जैसे कुछ तो होता है कि व्यापारिक है, मतलब कि अपना फ़ायदा के लिए रेडियो चलाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना किसी फ़ायदा के बस लोगों को मदद करने के लिए ये रेडियो चलाते हैं। जैसे कि सुनामी आ गई या फिर कुछ सूचना देनी है, भूकंप आने वाली है, तो उस तरह की सूचना देने के लिए हैम रेडियो ऑपरेटर होते हैं। तो उन्हीं को बढ़ावा देने के लिए हैम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो किया गया है अहमदाबाद में किया गया है और इसका उद्घाटन संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के पूर्व सांसद देव शर्मा को किस देश के सीनेट में निर्वाचित हुए हैं? तो ये निर्वाचित हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सांसद हैं, लेकिन अभी वहाँ के सीनेट के लिए फिर से ये निर्वाचित, बीच में वो हार गए थे लेकिन फिर से निर्वाचित हुए हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की एक नेता है जिनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। और ब्रिटेन के बारे में याद रखना है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, इन्हें हाल ही में ब्रिटेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है।
और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं, जो भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है ऑथेंटिक को, ठीक है, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। इसके साथ याद रखना है कॉलिंस डिक्शनरी। कॉलिंस डिक्शनरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रीज, RIZZ, रीड, जिसका मतलब होता है करिश्मा, यानी कि कोई व्यक्ति जो होता है अपने स्टाइल से, अपने रूप रंग से किसी को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो उसे करिश्मा यानी कि रीज कहा जाता है, उस वर्ड को रीज कहा जाता है। और रीज को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। हेलुसिनेट, इसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है रीज को। और इसके साथ बेसबॉल एक शब्द है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। बेसबॉल क्या है? ये क्रिकेट से संबंधित एक वर्ड है जिसे हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई व्यक्ति आता है, मतलब कोई आउट होता है, क्रिकेटर आउट होता है, दूसरा क्रिकेटर आता है, तो उसके बीच कुछ समय दिया जाता है। उस समय से ज़्यादा अगर कोई समय लेता है आने में तो उसे आउट घोषित कर दिया जाता है, तो उसी के लिए बेसबॉल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अर्थात COP28 के एक उच्च स्तरीय खंड वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री कहाँ गए? तो ये अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में गए थे, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में। तो क्वेश्चन को ध्यान देना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी हाल ही में COP28 का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में संयुक्त अरब अमीरात में की गई है COP28, यानी कि यह पूछा जा सकता है COP28 जो 2023 में हुई है तो उसका अध्यक्ष कौन था? तो संयुक्त अरब अमीरात था। ये किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया जाता है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है जिसका नाम है कॉप अलग अलग होता है, COP28 इस बार हुआ है। इसका एक उच्च स्तरीय खंड है, मतलब उसी का एक भाग है, क्या है? वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। तो उसमें भी प्रधानमंत्री ने भाग लेने के लिए कहाँ गए थे? संयुक्त अरब अमीरात में गए थे। इसके साथ अजरबैजान के बारे में याद रखना है। अजरबैजान को COP29 का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है, COP29 जो होगी वो अजरबैजान में होगी और COP27 जो हुई थी ये इजिप्ट में हुई थी, तो इसी के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट, 6E स्काई चैट असिस्टेंट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडिगो के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, खेमर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, के है यहाँ पे, ध्यान। खमर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा किस देश में निर्मित गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड का सबसे बड़ा धर्म स्थल अंकोर वाट का मंदिर को 8वां अजूबा घोषित किया गया है? तो ये कंबोडिया में है। तो क्वेश्चन में सिंपल ये याद रखना है कि हाल ही में विश्व का 8वां अजूबा किसे घोषित किया गया? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर को विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा जानकारी इसमें दिया गया है। क्या दिया गया है कि अंकोर वाट मंदिर ये जो है वो खेमर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा धर्म स्थल है, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया में यह धर्म स्थल फैला हुआ है। और यह अंकोर वाट का जो मंदिर है उसे विश्व का 8वां अजूबा घोषित किया गया और यह किस देश में है? ये कंबोडिया में है। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी में बनवाया जा रहा है। नेक्स्ट, क्या हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन पत्र 14 लाख से अधिक लड़कियों की सहायता के लिए NGO एजुकेट गर्ल्स के संस्थापक को कतर फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड इनोवेटिव समिट फॉर एजुकेशन यानी कि वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है
सफीना हुसैन को। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सफीना हुसैन एक भारतीय महिला है। इनके द्वारा एक एनजीओ चलाया जाता है, एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स। इस एजुकेट गर्ल्स के द्वारा वह 14 लाख से अधिक लड़कियों को जो स्कूल छोड़ चुकी हैं उसको पढ़ाने में मदद की गई है। इनके द्वारा कतर स्थित एक संस्थान है, कतर फाउंडेशन, तो उसके द्वारा वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन यानी कि वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ गलत हुआ है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन यानी कि वाइज पुरस्कार दिया गया। तो सिंपल ये याद रखना है कि सफीना हुसैन इन्हें हाल ही में वाइज पुरस्कार दिया गया है और ये कतर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है कि एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, ये भी पूछा था कि एनजीओ एजुकेट गर्ल्स जो है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, तो उसकी हेड है सफीना हुसैन। इसके साथ याद रखना है SM सैफुद्दीन। SM सैफुद्दीन भारत के हैं, भारत में मुंबई के, और इन्हें निशान-ए-पाकिस्तान, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान-ए-सम्मान से सम्मानित किया गया है। जीना महसा अमीनी, इन्हें हाल ही में यूरोपियन यूनियन का साखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दीप नारायण, इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से पहली उड़ान किसने भरी, तो ये भरी गई है इंडिगो के द्वारा। तो ये ध्यान रखना है, जेवर, जेवर कहाँ है, एक जगह है नोएडा में। ठीक है, वहाँ पे देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है और उससे उड़ान शुरू हो चुकी है और वहाँ से इंडिगो ने सबसे पहले अपना उड़ान भरी। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। उम्मीद है ये सेट आपके लिए उपयोगी है। कोशिश करें 2-3 बार करके इस सेट को सुने ताकि अधिक से अधिक जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू।